अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं आपके साथ हूं और बड़े अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। और एक तो आप लोगों को मुबारकबाद कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया आप सारों ने, और बगैर पेपर दिए, जो कि एक मेरेकल हुआ। जिस पेंडेमिक की वजह से कई सारे मसाइल हैं तो कुछ अपॉर्चुनिटी बनी, लेकिन एक गड़बड़ है, एक मसला हो गया है जो अब आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने आपको वॉइस मैसेज भी भेजा था कि देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बगैर पेपर दिए पर्चा निकल गया। जो पढ़ने वाले लोग थे, जिन्होंने पूरे साल मेहनत की, उनके लिए तो तशवीश की बात है। सर इतनी मेहनत की थी, इतने टेस्ट दिए थे, वी आर फुली प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ आवर पेपर और बोर्ड एग्जाम्स। तो अनफॉर्चुनेटली पेपर नहीं हुए, लेकिन जो निकम्मे थे और उन लोगों तो बोला सर जान छूटी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बच गया है, मतलब ठीक है। तो दोनों तरह के लोग हैं जी सोसाइटी में। तो बहरहाल अब पेपर तो नहीं हुए फिलहाल इस साल, ना फिलहाल उम्मीद है कि होंगे। तो अब पेपर नहीं होंगे, लेकिन सर अब क्या सेकंड ईयर में भी ऐसे ही होगा? ये आपकी खुशफहमी है, क्योंकि देखिए जब जो बच्चे नाइन्थ का एग्जाम दे चुके थे, मैंने उस दिन वीडियो जो मैंने आपको वॉइस मैसेज भेजा था उस पर भी मैंने यही समझाया था कि जिन बच्चों ने नाइन्थ का बोर्ड एग्जाम दे दिया है, जिन बच्चों ने, जो आपके सीनियर थे, जिन्होंने फर्स्ट ईयर का बोर्ड एग्जाम दे दिया है, बोर्ड के पास उनका एक रिजल्ट मौजूद है। ठीक, उस रिजल्ट की बुनियाद पर बोर्ड वाले डिसाइसिवली डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ भाई ये बच्चा लायक है नालायक है, इसकी परसेंटेज अगर चलो थोड़ी अपॉर्चुनिटी और रूम देना भी है तो वो 3% का एक वेटेज ऐड कर दिया और आगे बढ़ा दिया आपको कि भाई ठीक है यार, जो बेहतर है वो तो है ही, जो एवरेज है उनको एक ऑप्शन मिल जाए कि ठीक है चलो एवरेज में 3% बढ़ गई, और जो कमजोर थे उनके लिए तो हर हाल में ही बेहतर हुआ। लेकिन आपने अब तक बोर्ड एग्जाम का एक पेपर भी नहीं दिया है। मतलब आप तो बिल्कुल, अब आज तक मैट्रिक में नाइन्थ में गए होंगे, मैट्रिक में गए होंगे, लेकिन अब तक आपने इंटरमीडिएट बोर्ड के किसी पर्चे का प्रेशर हैंडल नहीं किया है बोर्ड एग्जाम में। तो ये एक ड्रॉबैक है, एक गड़बड़ है आपकी। और अभी भी जो मैं और आप साथ हैं, वो ये सेशन लाइव नहीं है। 4 पार्टिसिपेंट एंटर इन द वेटिंग रूम फ्रॉम दिस मीटिंग। अच्छा भाई, ये वेटिंग रूम से पार्टिसिपेंट्स को, तो जरा ये एडमिन को भी मैसेज कर दें यार। अपना कैमरा बंद करिए, कैमरा बंद करिए सारे लोग, कैमरा सारे लोग बंद कर दें। रुबाब, शट योर कैमरा बेटा प्लीज, टर्न ऑफ। रुबाब अपना कैमरा बंद करिए बेटा। ठीक है जी। अच्छा, तो ये एक मसला है कि अब तक आपने आपने बोर्ड का कोई एग्जाम नहीं दिया है ना, आपने बोर्ड का कोई एग्जाम नहीं दिया। तो ये एक थोड़ी सी तशवीश की बात है। तो उस तशवीश को दूर करना है दोस्तों, और उसके लिए काम करना है, बहुत ज्यादा काम करना है। इस वक्त मैं अपने घर पे हूँ इंस्टीट्यूट, वो बारिश वारिश का भी सीन था, तो ये घर में पूरा अरेंजमेंट किया है कि आप बेहतर चीज़ों के साथ, और पूरी विजुअलाइजेशन, तस्वीर भी मेरा ख्याल है सही आ रही है, वीडियो भी सही आ रही है, आवाज़ भी सही आ रही है। और ये बोर्ड भी आपको दिख रहा होगा जो मैंने अपने ड्राइंग रूम में लगा दिया, और अम्मा का ड्राइंग रूम मैंने बर्बाद कर दिया है, और अब ये मेरी क्लासरूम है आज से। तो बहरहाल जब तक ये पेंडेमिक है, अल्लाह पाक जो है वो हम सबको सेहत ईमान आफियत के साथ रखें और सहूलत के साथ भी रखें। अच्छा, मैं अब आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, और हम पहले बात स्टार्ट करेंगे अपने बैंकिंग अकाउंटिंग के हवाले से, एंड देन वी प्रोसीड विद द बैंकिंग। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात जो आपने तवज्जो में रखनी है और जहन में भी रखनी है, ये तो मैं टेस्टिंग के लिए लिखा था, तो अब मैं इसे इरेज करूंगा। ठीक है, तो मैं और आप पहले अकाउंटिंग के सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग के सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, उसी पर आज हम बात करेंगे। फिर बैंकिंग की क्लास में बैंकिंग के हवाले से बात करेंगे। मैं एक डॉक्यूमेंट, आप रुबाब
रुबाब, अगर आप मेरी आवाज सुन रही हैं, रुबाब जावेद, तो अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए बेटा, बराए मेहरबानी। रुबाब जावेद अपना कैमरा ऑफ करिए। ठीक है जी, अब बंद हो गया। अच्छा, आप सुनेंगे मेरी बात तवज्जो से, और हम फिर उसको लेकर आगे भी बढ़ते हैं, बात भी करते हैं। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इस वक्त आपके साथ। जो स्क्रीन में शेयर करूँ वो सारे लोग देखेंगे और अपने रजिस्टर के पहले पेज के ऊपर उसे कॉपी करेंगे। ये जो स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आपका सिलेबस ब्रेकअप है अकाउंटिंग का। ठीक हो गई बात? ये आपके अकाउंटिंग का स्क्रीन शेयर पे गया हूं मैं, और ये आपके अकाउंटिंग का सिलेबस ब्रेकअप मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, जो शायद आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे इस वक्त। अगर आप देख पा रहे हैं तो काइंडली एक्नॉलेज करिए कि हाँ सर, हम इसे देख पा रहे हैं। ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए। तो अगर हम बात करें तो जो हम सेकेंड ईयर में अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं, सेकेंड ईयर की जो अकाउंटिंग है, इसमें 100 मार्क्स का पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 हैं। टाइम आपके पास 180 मिनट्स हैं। ठीक है, आप वो कॉपी करेंगे जो आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपकी। आपकी स्क्रीन पे जो पेपर पैटर्न नजर आ रहा है, मुझे मैसेज पर भी बता दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। यस सर, देख रहा है। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। मैं इसका थोड़ा सा अब आगे बढ़ते रहेंगे सर। पेपर में जैसे फर्स्ट ईयर में सेक्शन थे, यहाँ भी सेक्शन है, 3 सेक्शन है पेपर के। ठीक है, और आप किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे बोर्ड पे देखते रहिए। वैसे वो आपके सामने पूरा चार्ट बना हुआ नजर आ रहा होगा, जो मैं पढ़ के भी सुना दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सेक्शन है आपका एमसीक्यू और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेक्शन है। 20 मार्क्स इसका पेपर डिस्ट्रीब्यूशन है, 20 एमसीक्यूज आएंगे। डेफिनेटली फर्स्ट ईयर में आपने दिए नहीं, लेकिन मैं फिर बता दूं, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि अब जो सेकेंड ईयर में तुम्हारा रिजल्ट आएगा वही तुम्हारा वेटेड एवरेज होगा। यानी कि होता क्या था, जब आप सुनिएगा मेरी बात तवज्जो से देखिएगा। देखिए, आप एक रिजल्ट लेके आते थे फर्स्ट ईयर में, एक रिजल्ट लेकर आते थे सेकेंड ईयर में। ठीक, मिसाल के तौर पे आपकी फर्स्ट ईयर में परसेंटेज है, लेट्स टेक एन एग्जांपल 80, और सेकेंड ईयर में आपकी आ गई लेट्स से 85। ठीक हो गया, तो करीबन आपकी एवरेज परसेंटेज 82.5 के करीब बन जाती फाइनल। ठीक है, ठीक है, ये परसेंटेज आपकी बन जाती। लेकिन अब मसला क्या है, सुनिएगा मेरी बात बहुत तवज्जो से। ये क्या आ गया है, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अब मैंने थोड़ा साइज उसका बड़ा कर दिया है ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। ठीक है, अब आप वीडियो भी देख पा रहे होंगे एक साइड पे, और ये पेपर पैटर्न भी आपके सामने आ रहा है। देखो, होता ये था कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की परसेंटेज ऐड होती थी, उसका वेटेड एवरेज बनता था, ये आपकी फाइनल परसेंटेज कहलाती थी, जिसपे आपकी पोजीशन एलोकेट होती थी या व्हाटएवर। लेकिन अब मसला ये है कि आपने ये वाला एग्जाम दिया ही नहीं है। आया तो अगर आप यहाँ मेहनत करते हैं सेकंड ईयर में बहुत ज्यादा और 85 परसेंटेज ले लेते हैं, तो क्या ही बात है, बहुत आला, आप पोजीशन की लाइन में खड़े होंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपने इस साल मेहनत नहीं की
और इस साल आपकी परसेंटेज आ गई अल्लाह ना करे लेट्स से 62, खुदा ना खास्ता, लेकिन अच्छा पिछले अगर आपने दिया होता ना तो आपका एवरेज बेहतर हो जाता था, 70s में कहीं आके लाए करते, लेकिन चूंकि ये रिलेशन अब मेंटेन हो ही नहीं सकता क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर का पर्चा दिया ही नहीं है, बोर्ड के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब बोर्ड अगर आप 62 लाए, 72 लाए या 82 लाए, यही आपकी परसेंटेज काउंटेबल होगी। ये अब आपको तय करना है कि आप कहां जाकर अपने आप को लैंड अप करते हैं, ये आपको तय करना है मेरे बच्चों। और इस क्लास में अच्छे बच्चे हैं, ऐसे अच्छे बच्चे हैं जो रेस में आ सकते हैं, पोजीशन की लाइन में खड़े हो सकते हैं, मेहनत करें तो इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो मेहनत से चीजें जुड़ी हैं मेरे बच्चों, जितनी अच्छी ज्यादा मेहनत करोगे इसी सेकंड ईयर के अंदर दूसरा चांस नहीं है, जहन में रख लो, दूसरा चांस नहीं है, जहन में रख लो, बस यही एक चांस है, यही 5, 6, 8 महीने की पढ़ाई है, इसी पर तय होगा। इसमें अब कुछ दिन ऑनलाइन है, अल्लाह करे हालात सही हो जाए और हम फिजिकल क्लासों पे जा पाए तो ये तो अदरवाइज ये ऑनलाइन सेशन ही है। अगर ऑनलाइन है तो आपको ऐसे ही पढ़ना है। तो सर क्या पेपर खाली एमसीक्यू के होंगे, क्या पेपर ऑनलाइन होंगे, किसी को कुछ भी नहीं पता क्योंकि गवर्नमेंट को खुद नहीं पता कि हमने करना क्या है, ठीक है, कोई पॉलिसी क्लियर, लेकिन ये तय है, ये बात तय है, किसी सूरत ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सेकंड ईयर में भी बगैर पेपर लिए पास कर दिया जाए, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। क्योंकि आगे आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, यूनिवर्सिटी में आपसे आपके इंटरमीडिएट, क्योंकि देखो ना तुम लोगों को तो बीबीए एमबीए करना है या सीए सीसीए करना है, लेकिन खुद सोचो जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एसएमसी डीएमसी और इधर जाना होता है, एनएडी इधर जीआई के, कितना टफ कंपटीशन है। तुम्हारा भी आईबीए के अंदर कितना टफ कंपटीशन है, सीबीएम हो गया, जैविस हो गए, कराची यूनिवर्सिटी हो गए, टफेस्ट कंपटीशन होते हैं, 2-2, 2,500, 3-3 हजार लड़के लड़कियों में से 5-6-100 हजार लड़के लड़कियों का एडमिशन होता है। तो ये बगैर परसेंटेज के अब आप नहीं चल पाएंगे, ये मैं बता दूं आपको, बगैर परसेंटेज के आप नहीं चल पाएंगे, ये मैं बता दूं आपको। अब बताना भाई को, क्या आप स्क्रीन शेयर देख पा रहे हैं? व्हाट्सएप पे मैसेज करो दो चीजों के लिए कि हाँ सर हम तैयार हैं इंशाल्लाह और हम बहुत मेहनत करेंगे इंशाल्लाह और पूरा जोर लगाएंगे कि हमारी परसेंटेजेस ए और ए ग्रेड पर आए। और ये भी बताते रहिए साथ मैसेज पे मुझे कि हाँ सर आपकी स्क्रीन नजर आ रही है। असल में वो एडजस्टमेंट और अलाइनमेंट का मसला है, थोड़ा कंप्यूटर मुझसे दूर है इसलिए कि आप देख पा रहे हैं या नहीं। बोलो मेरे बहनों भाइयों, तैयार हो इंशाल्लाह कि खूब मेहनत करेंगे सर, खूब मेहनत करेंगे और सेकंड ईयर में पूरा जोर लगाएंगे कि हमारी परसेंटेजेस ए ग्रेड आए और A1 ग्रेड आए इंशाल्लाह। और हमारे इस साल कराची में इस साल का जो इंटर कॉमर्स का रिजल्ट आया सिर्फ 32 A1 ग्रेड थे बेटा, A1 ग्रेड 32 A1 ग्रेड थे भाई, 32 A1 ग्रेड। और तुम्हें पता है इस 32 A1 ग्रेड में से करीबन 2 A1 ग्रेड पूरे पाक कराची के अंदर करीबन 200 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट के कॉलेजेस अलग हैं। मेरिटोरियस के अंदर 2 बच्चे, यानी कि ये 2 बच्चे हमारे थे, ये 2 बच्चे हमारे हैं, बाकी 30 कराची में जितने गवर्नमेंट जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं ये उनके हैं। और इसमें से भी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 2 लड़कियां हैं इसमें से जो हमारी एक लड़की है जिसका नाम उतैबा अजीज है, ठीक,
इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि उसकी कराची में सेकंड पोजीशन आ रही है, उसकी सेकंड पोजीशन आ रही है इंशाअल्लाह कराची में। नहीं, नजर तो आ रहा है, नजर तो आ रहा है। ये भी मैंने साथ पूछा था कि बताओ इंशाअल्लाह क्या तुम बनोगे इन दो में से कोई एक, या इन दो के नंबर को बढ़ा के 4 पे ले जाओगे, 5 पे ले जाओगे, लाओगे 5-6 A1 ग्रेड मेरिटोरियस से आ रहे हैं, करोगे इतनी मेहनत इंशाअल्लाह कि हाँ सर हम सेकंड ईयर में इतनी मेहनत करेंगे कि हम में से लोगों का A1 ग्रेड भी आए और A ग्रेड भी आए इंशाअल्लाह। बोलो भाई इंशाअल्लाह। बिल्कुल यस सर, हम तैयार हैं। ऑनलाइन पर भी वैसे काम करेंगे इंशाअल्लाह जैसे जैसे बिल्कुल बिल्कुल लड़कियों में से आ रहा है, लड़के सो रहे हैं, एक दो ने किया मैसेज। चलो अल्लाह करे लड़के भी कुछ करें हमारे, और लड़के भी लेकर आए परसेंटेज। ठीक है जी, ठीक है जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब जो स्क्रीन आप शेयर होते हुए देख रहे हैं, मैं थोड़ा उस पर बात कर लूं, फिर हम अपने टॉपिक्स पे चलेंगे कि हमने क्या क्या करना है। आइए मेरे दोस्तों, ये स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही होगी, और इस स्क्रीन के अंदर अगर आप नोटिस करें तो पेपर पैटर्न आपके सामने, जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपनी कॉपी के पहले पेज पर इसको बना लेंगे, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि कितने सवालात बोर्ड में आ रहे हैं, कैसे कैसे करके कितने कितने सवालात को अटेम्प्ट करना है, कितनी देर में करना है। ठीक हो गया। तो पहला सेक्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 20 मार्क्स का सेक्शन, 20 MCQ आएंगे, 20 के 20 अटेम्प्ट करने हैं, कोई चांस नहीं है आपके पास, 30 मिनट का टाइम होगा। अब आया सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन। अब फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आप पर्चा देने जाते, जो कि नहीं गए, कुछ बच्चों के लिए फॉर्चुनेट, कुछ के लिए अनफॉर्चुनेट, अगर आप पर्चा देने जाते तो आपके पास सवालात आते 7, करने होते 4। क्या बोला सर आपने? यहां तो 5 लिखा है। अबे नालायकों, मैं फर्स्ट ईयर का बता रहा हूं बेवकूफों। तो अगर फर्स्ट ईयर का पेपर देने जाते तो 7 में से 4 सवाल सेक्शन बी में करने होते हैं, समझे? 7 में से 4 सवाल करने होते हैं। आयशा सिद्दीकी कह रही हैं स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ये मसला और लोगों को भी आ रहा है या सिर्फ आयशा के साथ आ रहा है भाई? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, आयशा सिद्दीकी हमारी बहन कह रही हैं। इनके अलावा भी और किसी को आ रहा है तो बताइए। माहम फातिमा कह रही है उनको तो आ रहा है नजर। क्या लोगों को भी नजर आ रहा है? और लोग कर दें टाइप। जी सर आ रही है, आ रही है भाई, मैं स्क्रीन तो आ रही है। आयशा बेटा आप अपना नेटवर्क जरा दोबारा या तो लॉगिन कर लीजिए, या दोबारा से देख लीजिए, चेक कर लीजिए उसको बेटा प्लीज। अच्छा सुनिएगा मेरी बात, तो अगर सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा मेरे बच्चों। देखो अगर फर्स्ट ईयर का एग्जाम अगर तुम देने जाते, जो कि नहीं गए तुम लोग, तो 7 में से 4 सवालात करने होते मेरे बेटा, 7 में से 4 करने होते। चूंकि अब आप बड़े हो गए माशाल्लाह, तो बोर्ड आपको सेरेलैक नहीं खिलाएगा। अब आपको अपना इम्यून सिस्टम बेहतर करना पड़ेगा, अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब 7 में से 5 सवालात करने होते हैं, 7 में से 5 सवालात करने होंगे, तो डेफिनेटली ये थोड़ा टफ इनकाउंटर होगा। ठीक है, थोड़ा मैनेजेबल करना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह हो जाता है। जो अच्छे पढ़ने वाले हैं वो इंशाल्लाह 2-2.5 घंटे में आराम से कर लेते हैं, और जो थोड़ा कमजोर हैं वो कर लेते हैं पेपर, बस थोड़ा मैनेज करके चलेंगे। अब आगे बढ़े सेक्शन सी। अब अगर आप में से कुछ को फर्स्ट ईयर याद हो जरा जरा, तो हमने फर्स्ट ईयर की क्लासें जब एंड की, वो उतने अच्छे से तो एंड अप नहीं हो पाई, क्योंकि वो कोविड-19 वाला सीन शुरू हो गया था। लेकिन बहरहाल फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा सिलेबस खत्म हुआ था, हमने पूरा सिलेबस खत्म करा के आपको घर भेजा था। आखिर में भी अकाउंटिंग के कुछ सवालात की प्रैक्टिस करा दी थी। तो सर हमारा सेक्शन सी जो था, जो डिटेल क्वेश्चन आंसर का सेक्शन होता है,
जो 30 मार्क्स का होता है, जिसमें 3 में से 2 सवाल करने होते हैं, है ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से आता था, है ना। लेकिन यहां पर एक गड़बड़ है, यहां गड़बड़ ये है कि सेक्शन सी ओपन है। अब ओपन होने का मतलब ये है कि जितने सवालात, जितने चैप्टर्स, जितने टॉपिक आपके सिलेबस में हैं, सारे के सारे पढ़ने हैं, कोई चॉइस नहीं है। यानी कि उसमें तो ये था ना, फाइनेंशियल पढ़ लिया तो सर 30 नंबर तो हो ही गए, डन। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां किस टॉपिक से आएगा ये ओपन है, बोर्ड ने इसको ओपन छोड़ दिया है। बस ये है 3 आएंगे सवाल, 2 करने होंगे। सर कौन से चैप्टर से आएंगे, ये पेपर बनाने वाले के अलावा और किसी को भी नहीं मालूम होता। ये पेपर बनाने वाले के अलावा और किसी दूसरे को मालूम नहीं होता कि सर पेपर में कौन से सवालात आएंगे सेक्शन सी में। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो सर ये हमारा कुल मिलाकर पेपर का डिस्प्लेसमेंट है, उसका ब्रेकअप है, उसका पैटर्न है। अब मैं आगे चलूं आपके सिलेबस के ऊपर। ठीक है, ये सिलेबस अब आप देख रहे हैं। सर सबसे पहले लिखा है सिंगल एंट्री, लास्ट ईयर सर सलमान जावेद ने आपको सर सलमान जावेद ने आपको 4 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दिखाए होंगे। क्या अब आप कैमरे में एक मासूम और स्मार्ट आदमी को देख पा रहे हैं? ठीक है, गुड। चलिए, तो सर सलमान जावेद ने आपको 4 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाई थी सर। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, और जनाबे वाला साथ एक पढ़ाया था नॉन प्रॉफिट कंसर्न, जिसे कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जिंदा क्लास चाहिए मुझे, जिंदा क्लास। हाँ नहीं, यस सर, जी सर, जवाब देते रहा करो, ये लाशें बन के ना बैठे रहो। सर सलमान जावेद ने आपको पीओसी में आपको 4 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाई थी, जिसमें से 2 प्रॉफिट कंसर्न और एक क्या थी बोलो, नॉन प्रॉफिट, जिसमें से 3 प्रॉफिट कंसर्न थी और एक जो थी वो नॉन प्रॉफिट कंसर्न थी। ठीक हो गया, याद है ना? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये 3 प्रॉफिट कंसर्न थे और एक नॉन प्रॉफिट कंसर्न था, जिसे आप कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, है ना? तो सर यहाँ पर सेकेंड ईयर के अंदर चारों फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है। यहाँ आप सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे, जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, विच इज कॉल्ड सिंगल एंट्री। फर्स्ट ईयर में जो अकाउंटिंग आपने पढ़ी वो डबल एंट्री सिस्टम था। अकाउंटिंग के 2 सिस्टम्स हैं, है ना? एक डबल सिस्टम और दूसरा सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक, एक डबल एंट्री सिस्टम, दूसरा लिखा मेरे बच्चों ठीक है। तो सर क्या इस साल हम सिंगल डबल एंट्री नहीं पढ़ेंगे? देखो मेरे बच्चों, मॉडर्न अकाउंटिंग तो चलती ही डबल एंट्री सिस्टम पर है, ये तो चलती ही डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर है मॉडर्न अकाउंटिंग। तो सर ये सिंगल एंट्री क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, जब पढ़ाएंगे तब इसके बारे में बात करेंगे, इसके हैंडआउट भी देंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देंगे, पास्ट पेपर भी इंशाल्लाह साथ सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो ये सारे काम करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। फिलहाल अगर आप पास पेपर ले पाए तो बहुत ही आला बात हो गई, लेकिन अगर आप पास पेपर नहीं ले पाएंगे तो जो सवाल मैं कराऊंगा उसकी तस्वीर आपको भेज दिया करूंगा पहले से ग्रुप के ऊपर कि आज हम ये सवाल करने वाले हैं,
और फिर जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस होंगे उसकी तस्वीर भी भेज दूंगा आपको ग्रुप के ऊपर कि भैया ये आपका होमवर्क है, असाइनमेंट है, इसको सॉल्व करिए और अपने नाम के साथ पेज के ऊपर नाम लिखिए कि मैं मिसाल के तौर पे मोहम्मद ज़ीशान मुमताज सर ये फला सवाल का सलूशन आपको सेंड किया। ठीक है, तो सर ये डबल एंट्री सिस्टम तो पढ़ चुके जिसमें हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते थे, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट मस्ट बी इक्वल बिकॉज अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन एन इक्वेशन जो फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। लेकिन ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग नॉलेज ऐसे बिजनेसमैन जो अकाउंटिंग नहीं जानते, छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, किसी अकाउंटेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है अकाउंटेंट 2 4 5 6 हजार में मिलेगा? वो बुककीपर मिलेगा, अकाउंटेंट नहीं मिलेगा। चार्टर अकाउंटेंट जब लोग बनते हैं तो लाखों में सैलरीज होती है उनकी, क्योंकि वो कंपनी के ऑडिटर्स होते हैं। सब बताया जाएगा आपको इस साल कि क्या इंपॉर्टेंस क्या प्रेवलेंस है। एक काउंसलिंग सेशन भी करेंगे तुम्हारे आगे के लिए, इंशाल्लाह बात करेंगे उस पर, थोड़ा सिलेबस आगे निकल जाए फिर आप आगे बढ़ो। ये सर आगे की बात आ गई, ये आ गया सिंगल एंट्री सिस्टम। सर ये हमें इस साल पढ़ना है, डबल एंट्री तो पढ़नी ही पढ़नी है, साथ साथ सिंगल एंट्री सिस्टम को भी पढ़ना है। अब जब हम डबल एंट्री सिस्टम यहाँ भी पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर में भी पढ़ेंगे, लेकिन सिंगल एंट्री एक ऐसा बिजनेस जो यूजुअली सोल ट्रेडर्स, सोल प्रोप्राइटर्स इसको ऑप्ट करें, ऐसे बिजनेसमैन जो छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं लेकिन ड्यू टू अनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग नॉलेज, ड्यू टू द lack of financial resources, they aren't able to make it acquire a chartered accountant or an accountant. So what they try to make it require, they maintain their record on the basis of the single entry. डबल एंट्री में क्या होता था, हर ट्रांजैक्शन के दो रिकॉर्ड, एक कहलाता था डेबिट, दूसरा कहलाता था क्रेडिट। अब दिमाग में सवाल आता है कि सर सिंगल एंट्री में डेबिट होता है क्रेडिट, और 22 में ना डेबिट होता है ना क्रेडिट होता है, ये बताओ किस पर बेस करता है? ये यूजुअली बेस करता है कैश receipts and cash payments। तो क्या सर सिंगल एंट्री में क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होती? नहीं होती हैं, बिल्कुल होती हैं, उधार की ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, लेकिन ये यूजुअली कैश रिसीट पेमेंट पे चलने वाला बिजनेस है। ऐसा कारोबार, ऐसा छोटा सा बिजनेस जिसका ओनर अकाउंटेंट अफोर्ड ना कर पाए, तो वो सिंगल एंट्री, जैसे तुमने अक्सर देखा हो, कभी मेडिकल स्टोर गए, जनरल स्टोर है, सुपर स्टोर में नहीं बात कर रहा हूँ, सुपर स्टोर तो अब बड़े ही मैसिव स्ट्रक्चर के साथ आ रहे हैं, पूरे मैकेनिज्म के साथ आ रहे हैं, उसमें तो एक अलग चक्कर है, वो रखते होंगे। जैसे इम्तियाज है, यहाँ रखा हुआ होगा इन्होंने कोई सीनियर अकाउंटेंट ऑडिटर, डेफिनेटली रोजाना करोड़ों रुपए का टर्नओवर है एक एक ब्रांच का। कराची के अंदर ही 4-5 ब्रांच है, कोई 10-15 करोड़ रुपए एक ब्रांच का टर्नओवर है, 5 ब्रांचें हैं, तो ये अरबों रुपए का ट्रेड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं भैया महीने भर के अंदर, तो इनको तो चाहिए, तो जो इतना बड़ा बिजनेस है वो तो रख लेगा। लेकिन अगर गली मोहल्ले का जनरल स्टोर वाला, मैं बोलूं आजकल जो छोटे मोटे मिनरल वाटर के प्लांट लग रहे हैं, आप उससे आगे बढ़ो, कोई मेडिकल स्टोर हो गया, कोई छोटा सा स्कूल हो गया, कोई डॉक्टर का क्लिनिक हो गया, बिजनेस तो ये सारे हैं। किसी ने छोटा सा रेस्टोरेंट खोला, अब वो क्या चार्टर अकाउंटेंट हायर करेगा? नहीं करेगा यार, उसके पास एक कॉपी होती है, उस कॉपी पे लिखता रहता है ये खत्म हो गया, ये ले आया, इसको पैसे दे दिए, इससे ले लिए, इसने दे दिए, काट दिया, उससे लेना है लिख लिया, रेड कलर से लिख लिया, इधर पेन होता है 2 हिस्सों में, टेप लगा के रखते हैं, पैसे लेने लाल रंग से लिखो, पैसे जिससे लेने उसको काले से लिखो। मतलब अब ये अजीब अकाउंटिंग है, लेकिन ये है उसकी अपनी समझ की अकाउंटिंग है, ये एप्रोप्रिएशन से नहीं चलती, ये अनएप्रोप्रिएट नॉलेज पर बिलीव करेगी, बेस करेगी, रिलाय करेगी, ये लेस रिलायबल है, ये रिलायबल है। ठीक हो गया, फर्क पढ़ेंगे जब चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो ये सोल ट्रेडर का बिजनेस हो गया। उसके बाद देखो तुम्हारी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा नॉन अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, बोलो क्या ये नजर आ रहा है? अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, बोलो क्या नजर आ रहा है? ये जॉइंट, ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी की अकाउंटिंग, एक ऐसा इदारा
जो प्रॉफिट ओरिएंटेड ना हो, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए हो, चैरिटी क्लब्स, रोटेटरी क्लब्स, है ना, वोकेशनल क्लब्स, ठीक है, कोई ट्रस्ट, कोई चैरिटेबल इदारा, कोई वेलफेयर इंस्टीट्यूशन। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, कोई सवाल है तो पूछिए भाई। सब क्लियर हो रहा है अभी तक? भाई सब क्लियर हो रहा है ना? जी सर क्लियर है, ठीक हो गया। तो सर सिंगल एंट्री के बाद आया अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जो कि जो कि जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, अभी जैसे सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट है, ये हो गया। कोई जैसे मेमन जमात खाना, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दिल्ली पंजाबी सौदागरान, ये इस तरह के हैं ना यार, डिफरेंट उनके अपनी सर्विसेज हैं, छोटे मोटे क्लिनिक बना रखे हैं। अब उसमें मेंबर्स फंड देते हैं, पैसा देते हैं, मेंबर के पैसों से ये चलता है, मेंबर के पैसों से ये चलता है, ठीक है। इसी तरह ये सारे हो गए सारे। उसके बाद ये नॉन अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के बाद तुम नीचे देख रहे होगे अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, पढ़ा के आ रहे हैं। वैसे आप सेकंड ईयर पढ़ते थे ना, एक एंट्री तो आपने फाइनेंशियल पढ़ते हुए एडजस्टिंग में पढ़ी होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ऐसे ही है ना? ये सर पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था ये एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीखेंगे इंशाल्लाह, उसके अलग मेथड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से अक्सर एक सवाल सेक्शन सी में आ जाता है, लाजमी नहीं कह रहा हूं, अक्सर कह रहा हूं लाजमी, क्योंकि सेक्शन सी ओपन है, जहां से दिल करे एग्जामिनर उसमें सवाल उठा सकता है, लेकिन यूजुअली अमूमन एक सवाल उठ जाता है डेप्रिसिएशन से। ठीक हो गई सर बात यहां तक? अब नीचे आए इशूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, इशूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी की अकाउंटिंग हो गई, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी की अकाउंटिंग हो गई। उसके नीचे चले तो डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम आया, ये भी जॉइंट स्टॉक कंपनी की अकाउंटिंग हो गई। तो तुम देखो कैसे चला, सिंगल एंट्री भी आ गया, अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आ गई। फिर नीचे आए तो ये इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, तुम्हें पता है यार, पीओसी पढ़ के आ रहे हो, सलमान भाई ने पढ़ाया होगा। क्या पढ़ाया था सर? जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, दे आर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, तो वो शेयर्स बेचती हैं, डिबेंचर बेचती हैं, फिर उनका डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम का एक तरीका होता है, वो सारी उसकी अकाउंटिंग पढ़नी है। फिर नीचे आ जाओ तो तुम अपनी स्क्रीन पे ये सारा सिलेबस लिख लेना भाई, ये अकाउंटिंग का रजिस्टर बनाएंगे, फुल स्केप रजिस्टर, नोटबुक नहीं बनाना। जिस दिन हमारी जो रेगुलर क्लासेस हैं यानी कि फिजिकल क्लासेस पर हम गए, उसी दिन छापा मारूंगा, पहले दिन उल्टा लटका दूंगा, याद रखना ये बात को। और उस वक्त कोई बहाना ना डाले कि सर ये तो ऑनलाइन था, तो दीवारों पे लिख रहा था या कंप्यूटर पे लिख रहा था। कोई निकम्मा स्क्रीनशॉट ले लेके सेव नहीं करेगा, अपने मोबाइल की मेमोरी को नहीं भरेगा, और घर में पढ़ना तो बिल्कुल डिसिप्लिन हो गए। ये नहीं कि मस्त घोड़े की तरह लोट रहे बिस्तर के ऊपर, मोबाइल फोन लेके फेसबुक भी चल रहा है निकम्मों का, और ट्विटर भी चल रहा है, और क्लास भी चल रही है। इंसान बनो, जहन्नम में जलाएंगे अल्लाह मियां अगर पढ़ाई के साथ जुल्म किया तुम लोगों ने तो। निकम्मो, सीधे बैठ जाओ, बिल्कुल बिस्तर से उठ के बैठो। चले आगे तो सर उसके बाद अब देखो हेडिंग तुम्हारे सामने नजर आ रही होगी, पार्टनरशिप। देख लो जरा, ये देखो, मैं स्क्रीन ऊपर कर दूं, मैं स्क्रीन ऊपर कर दूं, पार्टनरशिप नजर आ रहा है? बस सर सिलेबस तो बड़ा छोटा सा है, हाँ मजे का सिलेबस है। सेकंड ईयर के सिलेबस की खास बात है, पहले बता दूं फिर बात करेंगे। सर यस सर, हमें सर सलमान ने पीओसी में सोल प्रोप्राइटर भी पढ़ाया, उसकी अकाउंटिंग आ गई सिंगल एंड। हमें जॉइंट स्टॉक भी पढ़ाया, उसकी अकाउंटिंग आ गई, इश्यूज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर और डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम। सर हमें नॉन प्रॉफिट कंसर्न पढ़ाया, उसकी भी अकाउंटिंग आ गई, अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न जिसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। ये सर ये सारी चीजें हमें पढ़ाई हैं सर सलमान जावेद ने।
और फिर पार्टनरशिप भी पढ़ाया, डेफिनेशन पढ़ाई, एडवांटेजेस पढ़ाए, डिसएडवांटेजेस पढ़ाए, सुटेबिलिटी पढ़ाई, है ना, ये सब पढ़ के आए, काइंड ऑफ पार्टनर पढ़ा, पार्टनरशिप डीड पढ़ी और फलाना ढिमकाना ये सब आए पढ़ा। इसलिए पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में कि सेकंड ईयर में तुम उसकी अकाउंटिंग पढ़ लो, इसलिए बोर्ड ने इंटरमीडिएट में उसकी थ्योरी पढ़ा दी और अब तुम्हें उसकी अकाउंटिंग हम पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। आगे बढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप फॉर्मेशन, फॉर्म कैसे होती है ये, पार्टनरशिप डिवीजन ऑफ नेट इनकम, ठीक, उसके बाद पार्टनरशिप एडमिशन, पार्टनरशिप रिटायरमेंट और फिर पार्टनरशिप का लिक्विडेशन यानी कि डिसॉल्व हो जाना, खत्म हो जाना। तो ये 5 चैप्टर्स हैं पार्टनरशिप के। कभी इसमें से पेपर में 3 आते हैं, कभी पेपर में 2 आते हैं, यूजुअली 3 आ जाते हैं, ठीक, यूजुअली 3 आ जाते हैं। तो सर पेपर में इस तरह का फॉर्मेटिव रिक्वेजिशन रहता है, ये फिलहाल मैं मिटाने जा रहा हूं। चलेगी, तो सर ये तो हमारा सिलेबस हो गया। अब सुनिएगा मेरी बात बहुत तवज्जो से, बहुत ध्यान से। देखिए मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो फर्स्ट ईयर की जो अकाउंटिंग थी वो फॉर्मेट बेस्ड अकाउंटिंग था, ठीक है, फॉर्मेट्स थे। तुम इसको मतलब तुम मुझसे ना अग्री करोगे इस बात पर। सर फॉर्मेट क्या था, एक तो बेसिक्स थी जो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ा और जनाबे वाला उसमें हमने हेड ऑफ अकाउंट्स या चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में पढ़ा, जिसको लेकर सर पूरे साल चिल्लाते रहे कि भैया बेसिक पे मेहनत कर लो, अल्लाह के वास्ते बेसिक पे मेहनत कर लो। जो बेसिक पे मेहनत करेगा इंशाल्लाह वो एक्सेल करता है अकाउंटिंग में, वो नहीं रुकता, उसे कोई नहीं रोक सकता अकाउंटिंग के अंदर। वो तो बस उसकी बेस बन गई, वो फिर दौड़ेगा, सीए करे, एसीसीए करे, बीबीए करे, बीएस अकाउंटिंग करे, आईसीएमए करे, आईसीडब्ल्यू करे, सिम्मा करे, व्हाटएवर द कोर्स, एपीए करे, सीएफए करे, वो तो एक्सेल करेगा, वो तो उसका पेस ही अलग होता है। लेकिन जो बेसिक पर मेहनत नहीं करते वो परेशान रहते हैं। सर ये कभी आप प्रीपेड को डेबिट करते, कभी आप एक्सपेंस को डेबिट करते, कभी आप अनर्न को डेबिट कर देते, कभी आप इनकम को डेबिट करते, ऐसा क्यों करते हैं सर? मैं क्यों करता हूं ये तुम्हें इसलिए समझ में नहीं आता गधों कि तुमने बेसिक में मेहनत नहीं। हाँ जिन्होंने मेहनत की वो ठकाठक खटाखट एंट्री बनाते चले जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट सर ने बनाया नहीं, उनका जवाब आ गया, सर बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे पहुंचे, उनकी बैलेंस शीट बराबर आ गई। लेकिन जो बेवकूफ नहीं कर पा रहे वो परेशान रहते हैं। तो अब भी टाइम है, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। मैसेज देख ले भाई क्या कर रहे हैं हमारे बच्चे। सर सर आवाज नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कौन कह रहा भाई आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है भाई? बोलो भाई मेरे बच्चों। किसको नहीं आ रही आवाज? क्या यस सर क्या आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है भाई, आ तो रही है यार, अल्लाह के बंदे किसको नहीं आ रही भाई? आ तो रही है, कह तो रहे हैं लोग आ रही है भाई, जिसको नहीं आ रही वो चेक कर ले या एडमिन से बात कर ले यार प्लीज है। तो मेरे बच्चों तो ये फॉर्मेट बेस्ड अकाउंटिंग थी। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कॉम्प्यूटेशनल बेस्ड अकाउंटिंग है। कॉम्प्यूटेशन से, कॉम्प्यूटेशन दबा के कॉम्प्यूटेशन, और मजा आएगा। फॉर्मेट में क्या है सर, फॉर्मेट अकाउंटिंग क्या होती है जरा बताओगे प्लीज, आप हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। देखो फॉर्मेट क्या था, कैश बुक में लाइनें लगा रहे हैं, ये रिसीट साइड, ये पेमेंट साइड, तो सर डेट पहले आएगी, फिर अकाउंट जो है वो क्रेडिटेड आएंगे,
फिर वो जनाब जो है पीआर आएगा, फिर सेल डिस्काउंट आएगा, फिर कैश डेबिट आएगा, फिर बैंक डेबिट आएगा। वो भाई पेटी कैश में चले जाए तो सर ही दर्द हो जाए, इतने कॉलम हो गए। अमाउंट रिसीव भी आ रहा, तो डेट भी आ रहा, तो वाउचर नंबर आ गया, तो पर्टिकुलर्स के बाद वाउचर डालना है, पहले डालना है, उसे भूल गए थे पेपर में, तो बच गए इन चक्रों से। स्पेशल जर्नल में जाओ, उसमें लाइनें लगाते जाए, पेटी कैश में उसमें लाइनें लगाते जाए, और जनाबे वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अपना फॉर्मेट, तो वो फॉर्मेट ये यहाँ लिखना है, ये यहाँ लिखना है, डेट इसमें डालनी है, इसमें नहीं डालनी है, ये कॉलम पहले आएगा, ये बाद में आएगा, ऐसे लिखना है, ये याद कर लो। भाई सर ये इतने सारे फॉर्मेट है, भाई ये थे या नहीं? यहाँ सब झंझट नहीं, यहाँ कॉम्प्यूटेशन है, 2+2 4, ऐसे जवाब आएंगे, मजा आएगा। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मतलब कोई मुश्किल भी आता है। फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग से ज्यादा इंटरेस्टिंग है सेकंड ईयर की अकाउंटिंग, लेकिन टफ है भाई। मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, अच्छे से पढ़ेंगे, अल्लाह ने चाहा बिल्कुल आराम से होगा सिलेबस, बिना परेशानी के होगा, और मजा आएगा, सीखने का एलिमेंट ज्यादा ही। और ये अकाउंटिंग आगे काम भी आ जाएगी आपकी। फर्स्ट ईयर वाली तो बेसिक थी, उस पे तो बुनियाद खड़ी हुई है, वो तो जरूरी है डेफिनेटली बुनियादी अकाउंटिंग पढ़ने के लिए, उसके बगैर सीख ही नहीं सकते। लेकिन ये वाली अकाउंटिंग आगे सीए में भी पलटेगी, बीकॉम में भी आएगी, बीबीए में भी आएगी, वो भी आएगी, पार्शल कम हिस्सा होता है, किसका ज्यादा हिस्सा आएगा। तो सर तो ये कॉम्प्यूटेशनल बेस अकाउंटिंग है। और फिर अब हमारी पहली क्लास यहां पर शायद रुकेगी। अब कितने बजे तक का टाइम था भाई? क्या करना है, कंटिन्यू करूं? एडमिन में से कोई यार मुझे प्लीज बताए, वो मेरे पास जो टाइम टेबल है उसमें कहा था हम ब्रेक देंगे, लेकिन अगर मैं ही ले रहा हूं और एडमिन को एतराज नहीं है तो हम कंटिन्यू कर लें। तो कोई अगर मुझे बता दे मैसेज करके। शाहिद भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो काइंडली मुझे एक्नॉलेज कर दें कि मैं कंटिन्यू करूं, या वो जो कहा था कि ब्रेक लेना है, टाइम टेबल में एक ब्रेक था शायद, मैं टाइम टेबल देखूं तो टाइम टेबल में जनाबे वाला 4:20 से 5:10 है, 5:10 होने वाले, तो 10 मिनट का ब्रेक लेना है एडमिन, या हम चलते रहें, ये बता दीजिएगा मुझे। दस मिनट का ब्रेक लेना है या हम ऐसे ही चलते रहें? काइंडली एडमिन मुझे इन्फॉर्म कर दे तो मैं फिर आगे बढ़ूं। 3 मिनट है। तो मेरी बात यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ में आई इंशाल्लाह। अब जैसे ही मेरी और आपकी क्लास आने वाले हफ्ते में होगी इंशाल्लाह, हम सिंगल एंट्री का चैप्टर शुरू करेंगे। कुछ हैंडआउट में शेयर करूंगा, उसकी डेफिनेशन वगैरह हम बोर्ड पे लिखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जरा शाहिद भाई कोई कॉल कर लूं। शाहिद भाई इज ऑन अनदर कॉल। अगर एडमिन मेरी आवाज सुन रही है तो काइंडली इन्फॉर्म कर दे कि क्या मैं ये कंटिन्यू करूं क्लास या गैप देना है। मैं जहन को फोन करता हूं। अच्छा मेरे स्टूडेंट्स मुझे बताइए कि सर हाँ यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई है। पहले दिन है जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जैन में क्लास अभी है मेरी 5:20 5:10 तक, तो हो गया टाइम। अब अगली क्लास 10 मिनट के बाद है, तो मैं मेरी ही क्लास है, मैं कंटिन्यू करूं या तो मैं क्या करूं? अब मैं इसको एंड कर दूं मीटिंग को, तो ये बच्चों को कुछ बोलना है या नहीं बोलना? बस ठीक है भाई स्टूडेंट्स, मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, फिर 10 मिनट के बाद यानी कि 5:20 पे हम दोबारा ज्वाइन करेंगे मीटिंग। ठीक है, ठीक है हम्माद यूसुफ, हम मीटिंग एंड कर रहे हैं और फिर हम 10 मिनट के बाद दोबारा मिलेंगे। 10 मिनट के बाद दोबारा मेरी बहनें भी मुझे एक्नॉलेज कर दें तो मैं यहाँ से मीटिंग एंड कर दूं और फिर हम 10 मिनट के बाद दोबारा मिलते हैं।